नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी और आज प्रस्तुत कर रही हूँ अब्बास पठान जी की एक और बहुत ही रोचक, रोमांचक और आज के समय की आवश्यकता को दर्शाती एक कहानी, इजेक्ट पिन। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और सीट के नीचे से अपना बैग निकालकर उसके टूल बॉक्स से पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर-उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद पूरी तरह से एक्टिव होती है। जिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से ये सिम खरीदी गई है, उसके बारे में कुछ आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे, बता देना, जैसे जन्म तिथि, पता, पिता का नाम इत्यादि। लड़की बुदबुदाई, ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने अपने बैग से ईयरफ़ोन निकाला और मोबाइल से कनेक्ट करके ध्यान दूसरी तरफ लगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन मेरा मस्तिष्क उसी की तरफ केंद्रित था। उसके चेहरे पर उसकी छोटी सी परेशानी साफ झलक रही थी। परेशानी ये कि सिम स्टार्ट नहीं हुई फ़ौरन। हज़ारों अजनबियों से भरी ट्रेन में वो अकेली थी। मैं चाह रहा था ये लड़की मुझसे मदद ले ले तो कितना अच्छा हो। उसकी छोटी सी परेशानी से मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। ज़रा एक पल ठहरते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू रही है, अगर शब्दों के इस प्रवाह में आपको अपनापन, गहराई या कोई पुरानी याद मिल रही है, तो हमारे इस श्रव्य मंच हिंदी लेखक परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी सुंदर रचनाएं आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी जब भी आए आपसे न छूटे। शब्दों की इस दुनिया में हम साथ साथ चलें। चलिए अब लौटते हैं कहानी की ओर। मैंने 4 गाने सुने, तब तक उसने कई बार अपना मोबाइल चेक कर लिया, ये देखने के लिए कि सिम एक्टिवेट हुई या नहीं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कानों से ईयरफ़ोन निकालकर बैग में डाले और फिर से आग्रह किया, आपको कहीं अर्जेंट कॉल करना है तो आप बेझिझक मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। वो बोली, दरअसल नंबर नहीं है मेरे पास किसी के। ये सिम स्टार्ट होगी, फिर इसी पर इनकमिंग कॉल आएगा। इस सिम कार्ड का नंबर पहले से ही आगे भेज दिया जा चुका है। यदि सिम नहीं एक्टिव हुई तो मेरा संपर्क टूट जाएगा। मैंने फिर से दिलासे देते हुए कहा, फिर तो इसका एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगी। इस सिम कार्ड की डेस्टिनेशन में एक्टिव होना लिखा हुआ है। वो बोली, लेकिन किस आईडी से सिम कार्ड खरीदा हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। जिसने सिम दी है शायद उसकी आईडी पर यह सिम कार्ड नहीं लिया गया है। मुझे उसकी परेशानी की असल वजह समझ आ गई थी। सिम किसके आईडी कार्ड से ली गई है ये बात नहीं पता हो तो एक्टिव कैसे होगी। कोई अतिरिक्त कॉन्टैक्ट नंबर, डायरी भी तो नहीं थी उसके पास कि संपर्क कर लेती। परेशान होना लाजमी था। मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सिम को अगले स्टेप पर आने दीजिए, मैं इसे एक्टिव करवा दूंगा। उसके चेहरे पर एकदम से चमक उभर आई। वो बोली, आप करवा देंगे? वाह, थैंक्स। उसने मेरी बात पर एकदम से भरोसा कर लिया था और अगले ही क्षण उसके चेहरे से चिंता के बादल पूरी तरह से छट गए, जबकि मेरे पास उसकी समस्या का कोई निश्चित समाधान नहीं था। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, लेकिन मेरे मन में एक बात की खुशी थी कि उसने मेरी बात पर 1 मिनट में विश्वास कर लिया और परेशानी को अपने चेहरे पर से उतार फेंका। कुछ चेहरे होते हैं जिन पर खुशी, गम, परेशानी, हताशा के अलग अलग रंग एकदम साफ झलकते हैं। ये चेहरा उन्हीं में से एक था। अब जो चेहरा मेरे सामने था वो एक अलग सफ़ था जिस पर फिक्र का कोई निशान नहीं था। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ मैं भी। 1 दिन का काम है। और आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, न ही मेरा घर है वहाँ पर। तो? मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाते हुए पूछा, कौन? कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। उसने कहा, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर उसका कॉल आएगा इसी मोबाइल पर। वहाँ से आगे की डेस्टिनेशन तय करनी है और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई और बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी झाड़ते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें न हों और 2-4 मुस्टंडे भाई हों। यानी कि मैं आपका नाम भी पूछ नहीं सकता। मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, शबीना, रवीना, अंजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर तक ये खामोश कैसे बैठी रही। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है।
मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। मैंने फिर काउंटर किया। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 28 साल है, यानी 10 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग भी रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान ज़रा भी नहीं हैं। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई और बोली, मुझे उसने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मुझे हंसी आ गई। उसने अपनी हथेली पर 2 टॉफ़ी रखकर मेरे सामने बढ़ाई। मैंने एक उठा ली और एक उसने खा ली। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक न कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। बहुत ही मेधावी लड़का है। ज़रूर आईएएस, आईपीएस फाइट कर रहा होगा। लड़की ने हामी भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं, लेकिन वो कोई एग्ज़ाम वॉरियर नहीं है। इतने अक्लमंद आदमी को कोई बढ़िया सा विषय चुनकर करियर के बारे में संघर्ष से उतरना चाहिए। मैंने लड़की से कहा। लड़की बोली, वो कर लेगा कुछ बढ़िया सा, सब आता है उसे। उसके चेहरे पर हल्की सी खीज उत्पन्न हुई। मुझे महसूस हुआ कि मैं गाड़ी को गलत ट्रैक पर ले जा रहा हूँ। कैरियर, भविष्य, रोज़गार जैसी बातें आजकल के अधिकांश युवाओं को कहाँ पसंद है। मैंने फिर से चुटकी लेते हुए कहा, अगर मजनू के पास आपके बॉयफ्रेंड के बराबर टैलेंट होता तो आज वो प्यार मोहब्बत के किस्सों में मशहूर ही न होता। उसके दिल में सच्चा प्रेम तो था, लेकिन प्रेम में विजय प्राप्त करने की बौद्धिक क्षमता नहीं थी। यह बात सुनकर फिर से उसने थैंक्स कहा। उसे लगा मैंने उसके प्रेमी की मजनू से भी ऊपर तारीफ कर दी है, उसे मजनू से भी ऊपर का खिताब दे दिया है, जबकि मैंने तो कटाक्ष करने का प्रयास किया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने लैला मजनू के किस्से सुने हैं? उसने कहा, हाँ सुना है। मजनू लैला के प्यार में पागल हो गया था। उसको हर तरफ लैला ही लैला नज़र आती थी। रेगिस्तान में घूमता रहता था, ऋषि कपूर जैसा दिखता था। और वो हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने एक पंजाबी कलाम सुनाया, एक कलंदर जंगल अंदर किथे रोंदा फिरे बेचारा, तै मजनू ताई ओनू पूछण लग गया, तू क्यों रोंदा यारा। कहंदा जिस दे नाल असी रोजी मंगदा, वो रिच मर गया हमारा, दर दर ते मैं टुकड़े मंगदा, ते मंग के करदा गुजारा। मजनू कहन लग्या, ऐले रस्सी फड़ मेरे गल विच, मेरा मुंह कर दे वी काला, लैला के तू दर ते ले जाई, कलंदर मंग मंग करी गुजारा। वो बोली, सुनकर अच्छा लगा मगर समझ नहीं आया। मैंने कहा, ये एक किस्सा है दास्तान लैला मजनू का, जिसे शायर ने अपनी काव्यशैली में लिखा है। उसने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, इसका अर्थ बहुत गहरा है, दीवानगी का 7वां आसमान। उसकी जिज्ञासा और बढ़ी और बोली, एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आसान सी जुबान में अर्थ समझाया। एक आदमी रोता बिलखता जंगल से होते हुए गुजर रहा था।
मजनू ने उस आदमी को मातम की हालत में देखा और उससे रोने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया, मैं एक मदारी हूँ। रीछ का खेल दिखाकर मैं दर-दर से रोटी टुकड़ा मांग कर गुजारा किया करता था। आज मेरा रीछ मर गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मजनू की दीवानगी देखो, उसने मजारी से कहा। ये रस्सी मेरे गले में डाल और मेरा मुंह काला कर दे। लैला के घर के सामने ले जाना मुझे, मैं रीछ बनकर नाचूंगा, तू अपना गुजारा करते रहना। उसका मुंह खुला रह गया और कहा, वाओ, ये तो एक किस्सा है। मैंने कहा। उसने फरमाइश करते हुए कहा, और सुनाओ। मैंने बताया, बहुत किस्से हैं, सफ़र ख़त्म हो जाएगा, बात नहीं ख़त्म होगी। संक्षिप्त में बताता हूँ, बाकी तुम पढ़ना। मजनू का असली नाम कैश था। वो अरब के बहुत धनवान शख्स का बेटा था। लैला भी अरब कबीले के बहुत ही बड़े रसूखदार सरदार की बेटी थी। जाति, धर्म, हैसियत का कोई टकराव नहीं था। दोनों के ख़ानदान हर मामले में बराबर के थे। कैश शायद लैला के लिए ही पैदा हुआ था। लैला से मिली पहली ही नज़र ने उसे दीवानगी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और मजनू बना दिया। लैला रंग रूप में भी बहुत ज़्यादा नायाब नहीं थी। बस कैश की नज़र में लैला दुनिया की सबसे नायाब मखलूक थी। मजनू का इश्क रंग रूप, जिस्म, जाति, धर्म, हैसियत सहित दुनिया की हर ज़रूरत से पाक था। दोनों की शादी भी हो सकती थी, लेकिन शादी की बात चलने से पहले ही कैश के होश फाख्ता हो चुके थे। कैश की आंखों में लैला की पहली तस्वीर कैद हुई और उसने वैराग्य पा लिया। उसने अपने भीतर लैला को ऐसा जज्ब कर लिया कि दोनों दो होते हुए भी एक हो गए। मजनू शीशा देखता, उसे लैला नजर आती। बुल्ले शाह का कलाम है, जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किसे डमाया, अंदर तू ए बाहर तू वेखण हर थान तेरा साया, मैं भी तू ए ते भी तू ए रत्ता फर्क नजर ना आया। कहते हैं मजनू इश्क के उस मकाम पर था जहाँ आशिक फना हो जाता है। वो लंबे समय तक रेगिस्तान की खाक छानता रहा। आने जाने वाले मुसाफिर उसे खाना पीना दे जाते थे, जिस पर वो जिंदा रहा। एक दिन लैला मजनू का हाल देखने के लिए चुपके से घर से बाहर निकलकर सहराओं में पहुंच गई। जब तक वो मजनू के नज़दीक पहुंची, शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। मजनू ने लैला का चमकता चेहरा चिराग की रोशनी में देखा और वो खुशी के मारे लैला लैला चिल्लाता हुआ दूर कहीं भाग गया। सोचो, मजनू की मोहब्बत कितनी पाक थी। वो अरब के एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ कमर पर तलवार लटकाकर चलना आम बात थी, लेकिन उसने कभी लैला को हासिल करने के लिए तलवार नहीं उठाई। उसके इश्क में अगर मिलावट होती तो कहानी बदल सकती थी। लैला को हासिल करने के कई सारे पैंतरे लगा सकता था, लेकिन कहानी बदल जाती तो कहानी बनती कैसे? कहीं सुना था, शक्ल और सूरत का आकर्षण दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता है, लेकिन मोहब्बत की ताजगी को बनाए नहीं रख सकता। इंसान की अच्छी सीरत मोहब्बत की हिफाजत करती है। लैला मजनू की कहानी उसे प्रेम शास्त्र और दर्शन शास्त्र की अलग दुनिया में ले जा चुकी थी। वो क्या सोच रही थी ये तो मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। मुझे लगा अब हमें तपते सहारा से निकलकर वापस ट्रेन के वातानुकूल माहौल में आ जाना चाहिए। मैंने बातों की मालगाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ते हुए अपना मोबाइल निकाला और उसे बताया, मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, एक बेटी है 2 साल की, ये देखो उसकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चे की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकला, सो क्यूट। मैंने उसे बताया, ये जब पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी भी थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा।
लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे जन्नत मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं सारी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। मुझे ये सौदा जमा नहीं, इसलिए जॉब छोड़ दी। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे आप? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबी अवधि के बाद परिवार को साथ रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना। अपनी बेटी को बड़ा होता देखने के लिए मैं अपनी बेटी को अंगड़ाइयाँ लेते हुए देखना चाहता था। मैं चाहता था वो जब भी जम्हाई ले, मैं उसके नाजुक होठों पर 2 उंगलियां रख दूं। मैं चाहता था वो मेरी गोद में सूसू करे। मैं बिल्कुल भी न बिदकूं। मैं उसकी ज़बान से निकला पहला लफ्ज़ सुनना चाहता था। मैं चाहता था वो जब पहला कदम उठाए तब मेरी उंगलियां उसके हाथों में हो। मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर वापस लौट आया। लड़की के मुंह से निकला, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो समय? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है। बिल्कुल नासमझ, नादान। अब मुझे समझ आ चुका था कि इसने एकदम से मेरे झूठे दिलासे पर भरोसा कैसे कर लिया। शायद ये उम्र ही भरोसे वाली है जिसमें किसी पर भी भरोसा कर लिया जाता है। ऐसी उम्र जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक बात सोची जाती है। ऐसी उम्र जिसमें इंसान के भीतर किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की जा सकती है। मैंने उसे बताया, हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, कबीला, घर, परिवार, नस्ल या नक्षत्र, इन्हीं में से कोई काट होती है जिसके इस्तेमाल से जुड़ते हुए रिश्तों की डोर को काटा जा सकता है। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझसे कहा कि भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत वकार पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की का पूरा कुल धुल जाता है। फिल्मों में नायक ही होता है जो अपनी प्रेमिका को भगा ले जाए, और वास्तविक जीवन में भी प्रेमिका को भगाकर शादी करने वाला नायक ही माना जाता है। लड़की भगाने वाले लड़के के दोस्तों में उस लड़के का दर्जा बुलंद हो जाता है। भगाने वाला लड़का हीरो माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो लड़की लड़के के संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू ठीकरा कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की बुढ़िया भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की के चरित्र को तौलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन है तो सही। ये नज़रिया गलत है मगर अस्तित्व में है। लोगों के अवचेतन में भागने वाली लड़की की भद्दी तस्वीर होती है। मैं तुम्हारी पीठ को छलनी करके सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे माँ बाप को दुखी करके अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। मुझे नहीं बनना 90 के दशक की फिल्मों का नायक। वो अपने नीचे का होंठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट अंदर सरकाया। मैंने कहा,
अगर मैं उस दिन उसे भगा ले गया होता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसा काम करने की। हिम्मत हो भी कैसे? मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं। चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने पानी का एक घूंट भरा और कहा, खुशबू को कुछ देर के लिए मेरी बात समझ आ गई, लेकिन बहुत जल्द उसके दिमाग ने जवाब तैयार कर लिया। इंसान जिस राह पर चलना चाहता है उसका दिमाग उस पर चलने के जायज़ तर्क खुद ढूंढ लेता है, खुद जायज़ नाजायज़ तय कर लेता है। खुशबू ने भी अपने पक्ष का जायज़ तय कर लिया था। उसे एक पल के लिए ये भी लगने लगा कि मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। हालांकि मैं उसके लिए सारी दुनिया से बगावत कर सकता था, लेकिन उनसे नहीं जिन्होंने उस लड़की को पैदा किया, जिसके लिए मेरे दिल में सारी दुनिया से लड़ जाने का हौसला पैदा हुआ। उसके चेहरे से लड़कपन गायब हो चुका था और पूरी तरह से मासूमियत उभर आई थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया। समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे मैं उसके संपर्क से काफ़ी हद तक बाहर हो चुका था। खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। इस बात से मुझे झटका लगा। मैं साफ देख पा रहा था कि वो एक गड्ढे में धकेली जा रही है। डिमांड्स वाले दूल्हे एक तरह से आग का दलदल होते हैं, जिनमें कभी कोई फूल नहीं खिल सकता। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने के बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। खुशबू को उस दलदल में धकेले जाने से बचाने की खातिर मैंने फिर से नज़दीकियाँ बढ़ाई। अंततः वो सगाई मैंने येन केन प्रकारेण तुड़वा डाली। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। नुक्ते की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा फरमानबरदार और वफादार है। लड़की के चेहरे पर थोड़े से चिंता के भाव आए। उसने अपने पक्ष को जायज़ तय करते हुए तर्क दिया। हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स कहीं भी शामिल नहीं हैं। न ही तुम्हें इश्क का सही अर्थ पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुमने अक्ल का दखल नहीं दिया, ये इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। लेकिन थोड़ी सी मिलावट हो गई। उस थोड़ी सी मिलावट ने पूरा रंग बदल दिया। लड़की ने जिज्ञासावश पूछा, कैसी मिलावट, बताओ? मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया गया। इश्क का इंस्टॉल किया जाना और इश्क हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे धर्म को दिमाग में इंस्टॉल करना अलग बात है और धारण करना अलग बात। आजकल हर चीज़ इंस्टॉल ज़्यादा हो रही है और धारण कम हो रही है। मीरा ने कृष्ण को इंस्टॉल नहीं किया था,
बल्कि धारण कर लिया था। माफ़ करना, तुम भी इंस्टॉल किया हुआ प्रोडक्ट हो। तुम्हारे दिमाग में जिसने इश्क को इंस्टॉल किया वो इश्क में नहीं है। वो न धारण किया हुआ प्रोडक्ट है, न इंस्टॉल किया हुआ। यानी कि तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3-3 ट्रेनें नहीं बदलवाता है, उसका दिमाग इतना तेज़ काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम तो कैश था, जिसे आम बोलचाल में ज़ुबान पर ही नहीं लाया जाता। वो शातिर होता तो कैश से मजनू न बन पाता। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया। लालच, हिर्स और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में हिर्स की मिलावट हो गई। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है, अक्ल अय्यार है सो भेष बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जाहिद, न हकीम। लड़की अचानक से खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गए। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, न पानी पिएगी। वो शाम तक रक्तचाप के असंतुलन के कारण किसी चटाई पर पड़ी मिलेगी, जबकि आपको अपने प्रेमी को आजमा कर देख लेना था। न तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाड़े को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। हम दोनों एयर कंडीशन के शांत माहौल से बाहर निकलकर एक तरफ खड़े हो गए। बाहर यात्रियों का कौतूहल था। बीवी बच्चों को लेकर उतरते चढ़ते लोग थे। भागते दौड़ते हुए सामान बेचने वाले लोगों का शोर था। कदम कदम पर परिवार का भरण पोषण करने की प्रतिस्पर्धा में हाँफते दौड़ते मिट्टी के पुतले नजर आ रहे थे। कहाँ लैला मजनू की दास्तानें और कहाँ आम आदमी की भागते दौड़ती जिंदगी। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझसे कहा, एक कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा। सामने से पापा की तड़पती हुई आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसने फिर से इजेक्ट पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। यह थी अब्बास पठान जी की एक सामयिक कहानी, इजेक्ट पिन। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।